अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। नवाज शरीफ साहब की वापसी से पहले जो कहा जा रहा था कि सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए लीगल चैलेंज हो सकता है, क्या उनको अदालतों से रिलीफ मिलेगा, जिस किस्म का रिलीफ वो चाहते हैं उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब को रिलीफ भी मिल गया है, उनकी पटिशन आई और अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए थे कि वो जो तमाम अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। नैब के वकला ने भी मुकम्मल उनसे ताउन किया, बल्कि मियाँ साहब के अपने जो वकील हैं वो नैब के वकला की तारीफ भी करते रहे अदालत के अंदर। नैब अदालत में हमने देखा कि वहाँ से उनके जो वारंट थे, तोशा खाना का रेफरेंस है, उसमें दायमी वारंट जारी किए गए थे, वो वारंट मुअत्तल कर दिए गए। और आपको याद होगा कि तोशा खाना, जी हाँ जी, तोशा खाना वो चीज़ है जिसके ऊपर नून लीग ने और पीडीएम की हुकूमत ने एक बयानिया बनाया कि इमरान खान ने तोशा खाना से एक घड़ी ली और वो घड़ी लेके बेची और फिर वो उसकी जो भी तफसीलात हैं वो अब हिस्ट्री का हिस्सा हैं। लेकिन अब पता चल रहा है कि मियाँ साहब खुद तोशा खाना के मुकदमे में इश्तिहारी थे, दायमी वारंट जारी हुए हुए थे। एनीवे वो दायमी वारंट मुअत्तल हो गए हैं और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी हिफाजती जमानत भी मंजूर हो गई है। ये इंसाफ का अमल मुकम्मल हुआ, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, 24 घंटे के अंदर। अब इससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत कैसे मुतासिर होगी, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे और इसके अलावा कुछ दीगर जो सियासी मामलात हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से उसके ऊपर भी रोशनी डलवाएं। आज हमें ज्वाइन कर रही हैं तजियाकार, सीनियर एहसन और सहाफ़ी आरफा नूर साहिबा। आरफा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। उसके साथ साथ माहिर कानून हसन रजा पाशा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और रहनुमा GDA सायरा बानो साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। वंस अगेन आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। सायरा बानो साहिबा, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। आपने देखा कि काफ़ी नाइंसाफ़ियाँ हुई गुज़िश्ता बरसों में नवाज शरीफ साहब के साथ। अब जिस तरीके से उनको इंसाफ मिला है तो मेरे ख्याल में अब तो उनके गिले शिकवे ख़त्म हो जाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। गिले शिकवे, जी बिल्कुल, कुछ लोगों के लिए बहुत हैरत की बात होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ के निज़ाम ने कभी मुझे तो मायूस नहीं किया, क्योंकि जो सोचा वही सब कुछ हुआ। और क्या कहा जा सकता है, क्योंकि मैं तो ये सोच रही थी, क्योंकि हम लोग चलते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर अमल करते हैं। जैसे मैं बारहा कहती हूँ कि वो इलेक्शन ना होने वाली KPK और पंजाब में हमने एग्जाम्पल सेट की, तो यहाँ वफाक में भी कुछ हो सकता है। तो जब अदालतें पूरी अदालत उठकर अटक जेल चली जाती हैं, ये तो इनका बड़ापन है कि इन्होंने उनको एज ए अटॉर्नी लिया और उसके बाद जमानत दे दी। वरना मैं ये सोच रही थी कि शायद ये जमानत, ये सारी अदालत उठ के दुबई जाएगी और वहां पर आजारी जमानत देगी और वो फिर यहाँ पर महाराष्ट्र पधारेंगे और यहाँ पर इनका स्वागत होगा। ठीक है। अगर काजी साहब, इस पे एक अफसोस ही हो सकता है, और वो कहते हैं ना कि अगर मुस्कुरा भी रही हूँ तो ये भी दुख में मुस्कुरा रही हूँ कि अवाम कहाँ इंसाफ मिलेगा। एग्जाम्पल हम ये वाली सेट कर चुके हैं और बस यही होता हुआ है, और इससे आगे भी देखेंगे कि कोई मंजूर नजर ही हारा होगा, तभी ये ऐलान हुआ कि खेल दोबारा होगा। तो अब आप दोबारा से एक्शन रिप्ले के लिए तैयार रहिए कि किस तरीके से आके कबूलियत तो है, मकबूलियत को भी बामे अरूज तक पहुंचाते हैं और उसके बाद उस सिंहासन पे बिठाया जाता है जहां पर आप और हम सब जहां पर से माफी मांगेंगे। और ठीक है। अच्छा हसन रजा पाशा साहब, जिस तरह मियाँ साहब को रिलीफ मिला है 2 अदालतों से, इस हवाले से ये तनकीद कर रहे हैं उनके नाकदीन कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। माजी में जिन लोगों को इस तरह हिफाजती जमानत दी गई वो सजा याफ्ता नहीं थे, वो मतलूब जरूर थे, उनके मुकदमात जरूर चल रहे थे। क्या आप समझते हैं कि ये अदालतों ने कोई नई नज़ीर कायम की है या फिर ये रूटीन का मामला था? काज़मी साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही ये अर्ज करता हूँ कि ये पाकिस्तान में फर्स्ट इम्प्रेशन केस है। किसी सजा याफ्ता शख्सियत को मुल्क से बाहर भेजा गया और फिर एक ख़ास अरसे के बाद वो शख्सियत इसी तरह वापस पाकिस्तान में आई। तो ये फर्स्ट इम्प्रेशन केस है। इससे पहले पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में ये नज़ीर नहीं मिलती। अब आपका ये कहना कि ये नज़ीर बनेगी और आम लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, तो मैं समझता हूं कि आम लोगों को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ साहब गुज़श्ता, अगर आप देखें कि
पहली दफ़ा जब वो गए थे, वापस आए, सज़ा हो चुकी थी, तो 8 साल की ताख़ीर के बाद इनकी अपील एंटरटेन की गई, उनको रिलीफ मिला। लेकिन वो नज़ीर किसी तौर पे भी किसी भी मुल्ज़म को उसका बेनिफिट नहीं मिला। ये इसी तरह का ये केस है जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 109 में फांसी की सज़ा हुई, लेकिन वो नज़ीर ना तो अदालतें इस्तेमाल करती हैं और ना ही कोई वकील एज नज़ीर जो है वो कोर्ट में पेश करता है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे निज़ाम की जो 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 दो रुखी कैफियत है, उसकी एक उम्दा मिसाल है कि क्लास के लिए अलग कानून और आम आदमी के लिए एक अलग कानून और अलग रिलीफ है। ठीक, आपने सुना आरफा के दोनों जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, उन्होंने तकरीबन एक जैसी बात की। उसकी जिस्ट ये है कि यहाँ पे जो कानून है वो आम बंदे के लिए डिफरेंट है, और यहाँ पे लगता ऐसे है कि बज़ाहिर नवाज शरीफ साहब के लिए कोई खुसूसी किस्म की रियायत की गई है या भी कोई फेवर्स दिए गए हैं। ये एक तरह से तासुर कायम हो रहा है। आपको भी यही फील आती है कि ऐसा कुछ हो रहा है? शुक्रिया अतर साहब। देखिए, हमारी जो सियासत है, अब आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, उसके अंदर सियासतदानों के साथ जब इंसाफ होना होता है, तब भी वो बहुत तेज़ी से होता है, और जब उस इंसाफ का रिलीफ मिलना है वो भी उतनी तेज़ी से मिलता है। अब जिस तरह चाहे इमरान खान साहब की सज़ा हुई हो या पैनमा के बाद नवाज शरीफ साहब की सज़ा हुई हो, देखिए ये सियासत का हिस्सा है। तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मतलब ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। अभी हसन रज़ा पाशा साहब ने भी जिक्र किया, उन्होंने यही बात की कि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये जो सारा इशू था, ये अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद हमें मालूम था कि PMLN जो है इट्स बैक इन फेवर। तो नवाज शरीफ साहब को अगर रिलीफ देना ही था, और ख़ास तौर पे जब उन्होंने 21 अक्टूबर की तारीख अनाउंस कर दी थी, तो ये रिलीफ ज़रा पहले दे देते उनके। या ये वकला का कसूर है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या ये उनकी वकला का कसूर है? वो इतने इनकॉम्पिटेंट थे कि उनके वापस आने से 2 दिन पहले ही उनको कोर्ट जाना था, या ये कोई और कोशिश कर रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब की क्रेडिबिलिटी है और उनकी जमात की क्रेडिबिलिटी है उसको इतना ख़राब करो, इतना ये परसेप्शन फैला दो कि ये डील के तहत ही वापस आ रहे हैं, कि कल को अगर जलसा बड़ा भी होगा तो किसको यकीन होगा कि वो सही जलसा हुआ है? क्योंकि देखे ना, आप यही रिलीफ हफ्ता पहले भी दे सकते थे, महीना पहले भी एप्लीकेशन जमा हो सकती थी, फिर जज कहता मैं 2 हफ्ते बाद सुनूंगा, फिर वो एक हफ्ता एतराज लगा देते, हफ्ता उसको चलाते, फिर वो जजमेंट दे देते। तो एक जो वो PMLN बार बार कहती है कि जी डील नहीं हो रही, तो सब उस पर शायद कोई सवाल तो उठा सकते। उनका अपना सपोर्टर भी कहता कि हाँ भाई डील नहीं है, इनके लिए इनके कोई मसाइल इनके लिए अभी भी हैं, एस्टैब्लिशमेंट इनको शायद इतना कबूल नहीं करती। बट ये तो बिल्कुल कोशिश हो रही है कि कोई कसर ना छोड़ी जाए। उनका सपोर्टर भी जो चाहता है यकीन करना कि मियाँ साहब जो है वो उनकी कोई डील नहीं हुई, उसके लिए भी वो कोई गुंजाइश नहीं छोड़े। तो मेरा तो सवाल यहाँ ये है कि Who's trying to destroy नवाज शरीफ credibility? ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कल भी मैं इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहा था एक जगह पे कि ये जो सब कुछ हो रहा है सारा बानो साहिबा, इसमें तो लगता है ऐसे है कि या तो निज़ाम अपनी क्रेडिबिलिटी ख़त्म करने के ऊपर तुला हुआ है, या फिर वो नवाज शरीफ साहब की क्रेडिबिलिटी को उस हद तक ख़राब करने पे तुला हुआ है कि जहाँ पे बिल्कुल वाज़े हो जाए। याद है ना, माजी में मरियम बीबी कहती थी वो रास्ता बड़ा आसान है और उस रास्ते में बहुत कुछ करना पड़ता है, उस रास्ते में ये करना पड़ता है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि दुनिया को दिखाया जा रहा है कि इन्होंने वो रास्ता चुन लिया है, या फिर कोई और वजह है? दुनिया को दिखाया जा रहा है। आरफा नूर साहिबा ने जो कहा है उस बात में बहुत वजन है कि कौन है कि जो ये सारा चाह रहा है कि जैसे उन्होंने बोला कि भाई ये सब कुछ पहले भी हो सकता था, मगर वही कहते हैं कि जिद और अरा कि नहीं बस आना है तो वहीं पे लैंड करना है और वहीं पे जलसा करना है। और जम्मे गफीर ने भी आना है, खुदा जाने ये किसने मशवरा दिया है। अगर थोड़ा सा ऐसी ड्रामा भी करना था तो कर लेते, हफ्ता 10 दिन पहले आकर या पहले आके अदालत में आप अपनी गिरफ्तारी देते, फिर उसके बाद सारा कुछ होता। लेकिन इनकी बात में वर्जन है, और अब मैं आपको समझ आ गई है या मैं समझाऊं कि यही बताया जा रहा है कि जो सियासतदान है उनकी
रीढ़ की हड्डी नहीं है। वो कह रहे ना ये लिज लिजे कीड़े की मानंद जमीन पर रेंगने वाले हैं, और ये हमेशा किसी ना किसी के, वो कहते हैं ना कि कांधे पर सवार होकर ही आते हैं। इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि कल को जैसे कोई होगा तो वो यही बात है, हर बंदा यही सोच रहा है कि वाकई कि भाई डील हुई है और डील के तहत ये, और जिस तरीके से नहीं जी बंदे भी पूरे हो जाएंगे और भरा भी जाएगा और ये सारा कुछ होगा। मेरे ख्याल में ये खुद सोचना चाहिए था सियासतदानों को कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं अब शायद उनके लिए इक़्तिदार ज्यादा मजबूरी है, या वही बात कि वो बहुत पहले वाली सियासत सोच रहे हैं कि मैं आऊंगा और सारा कुछ सही हो जाएगा, लेकिन सारा कुछ सही नहीं होगा। अगर हम लोगों ने धक्का लगाकर उनको बिठा भी दिया तख्त के ऊपर, तो 6 माह के अंदर ही वो ये सारी मुदाखलतें बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और फिर वापस से उनका वही बयानिया हो जाएगा और उसके बाद फिर कहानी नए सिरे से वापस शुरू हो जाएगी। ऐसा ही होता हुआ है, और ये कतन भी उसमें थोड़ी सी भी चेंज नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि अब थोड़े से गेम के रूल्स चेंज होने चाहिए। ये जो म्यूजिकल चेयर है इसमें को थोड़े से नए रूल सेट करें तो फिर गेम में मजा आए, वरना ये गेम हम लोगों को जुबानी याद है कि यही सब कुछ होगा और वो नहीं होगा। और ठीक, बाकी पहले उसमें मैं भूल गई, आरफा नूर साहबा की ट्वीट थी, बड़ा जबरदस्त उन्होंने फिक्र लिखा कि आप हमसे हमारी जान मांग लेते लेकिन आपने तो हमसे हमारा गरूर छीन लिया। अब तो हम गरूर भी नहीं, अब तो हमारा गरूर वापस आ गया ना, अब तो हमारा गरूर मिल गया है। अब तो कोई मेरा तो गरूर छीन गया है जी। अच्छा आरफा नूर साहबा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने उठाया और उसके ऊपर अभी सारा बानो साहिबा ने भी रोशनी डाली, लेकिन इसमें एक इशू ये भी हो सकता है। देखें, जब आपने नंबर 2 से किसी को उठा के नंबर 1 पे बैठाना हो ना, तो फिर आप बैकग्राउंड में रह के बहुत सारे काम कर सकते हैं, बैकग्राउंड में रह के बहुत सारी चीज़ों को डील किया जा सकता है। लेकिन जब आपने बिल्कुल ही बॉटम से किसी को उठा के सामने लेके आना हो जिसका कोई चांस नहीं है, जो लाहौर जीतने के काबिल भी नहीं है, तो फिर आपने ऐसे सिग्नल्स देने कि भाई जो मर्जी हो जाए बंदा यही है। तो हम ये सिग्नल्स दे रहे हैं कि जनाब इसी के पीछे सारे इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि देखें इसको सिस्टम किस तरीके से सहूलतकारी कर रहा है इसकी। तो एक ये वजह भी तो हो सकती है। नहीं देखिए, वो सही है। मैं यहाँ जो बात करने की कोशिश कर रही हूँ ना, जो भी सारा बानो साहब ने भी कहा कि सियासतदान सब एक जैसे हैं, इवेंचुअली तो ये पैगाम जाता है। अब आप देखें 2018 में भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, उसको ज़्यादा आप टैक्टफुली भी मैनेज किया जा सकता था, मगर नहीं किया। और क्या हुआ उसके बाद 2018 के बाद सब कहते रहे ये तो भाई इलेक्शन ही इतने रिग्ड थे, इलेक्शन ही इतने रिग्ड थे, ये तो मकबूल ही नहीं है, मकबूल ही नहीं है। आज गए तो कल गए। वो वजीर आज़म, वो हुकूमत फिर हुकूमत नहीं कर सकती, गवर्नेंस नहीं होती, क्योंकि आपको तो ये मुसीबत पड़ी होती है कि आप आज गए या कल गए, क्योंकि आपकी हुकूमत ऐसी बनी है। और उसके बाद जब वो गई तो जब वो पॉपुलैरिटी सड़क पे नजर आई तो एवरीबडी वाज टेकन अबैक, क्योंकि हम वो पॉपुलैरिटी सबके ख्याल में तो रिग्ड थी। तो जो मैं ये आपसे बात कर रही हूँ ना कि देखें, ये एक या तो मतलब कि हम कहें कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि उनको ख्याल ही नहीं आया कि भाई ये पटिशन हम 2 हफ्ता पहले डाल देते। यू नो, आई मीन ही इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल लॉयर, उनका बड़ा तजुर्बा है। उन्होंने पहले क्यों नहीं किया? क्यों आखिरी 2 दिन में कर रहे हैं? ये सवाल तो उठता है ना। उनके पास क्या गारंटी थी? गारंटी थी, उनको किसी ने रोका था। हाँ, उनको किसी ने रोका था। तो अब तो आप ये कर रहे हैं। और मेरा कहने का मकसद ये है कि अब जब ये इलेक्शन होगा तो आप सही कह रहे हैं, सबको पहले से मालूम तो है, बट इस इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सिंपल मेजॉरिटी आए, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की 2/3 मेजॉरिटी आए, सब क्या कहेंगे? सब कहेंगे ये तो अरेंज थी इनके लिए, ये इनकी तो मकबूलियत ही कोई नहीं है, ये तो इनको जितवाया गया है। तो आपकी जो एक जेन्युइन पॉपुलैरिटी, और हर पार्टी के कुछ ना कुछ होती है, और वो ओवर एन इलेक्शन 5 साल में कभी कम भी होती है, कभी ज्यादा भी होती है, वो वक्त से उसका वो करते हैं। मगर जब आप इस तरह की एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं तो उसके बाद उस जीत की कोई लेजिटिमेसी नहीं बनती, क्योंकि सब कहते हैं कि ये तो करवाया गया। हमने ये 2018 में देखा है, ये अब रिपीट किया जा रहा है PMLN के साथ। वो लाहौर में आप कह रहे हैं कि नहीं जीत सकते ना, अब वो चाहे 4 सीट्स वो निकाल सके, चाहे वो 10 निकाल सके, 4 हो, 10 हो, 12 हो, हर जीत पर सवाल होगा कि ये जितवाई गई है। इतनी तो पार्टी खत्म नहीं हो सकती ना कि वो बिल्कुल ही लूज कर जाए सब कुछ।
बट वो क्रेडिबिलिटी अब नहीं रहेगी। ठीक है, ये दिस इज द पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हसन रजा पाशा साहब, जब क्रेडिबिलिटी की बात होती है तो फिर निज़ाम अदल के ऊपर भी सवाल उठता है। आप लोग बार कौंसिल हमेशा निज़ाम अदल में बेहतरी लाने की बात करते हैं, आम बंदे को इंसाफ फराम करने की बात करते हैं, तो जिस तरीके से ये सारे केसेस होते हैं जो बुनियादी तौर पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं, जो 2018 से पहले हुए हों या आजकल जो कुछ हो रहा है, क्या आप नहीं समझते कि इससे अदालती निज़ाम के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है और अदालती निज़ाम की साख भी मुतासिर होती है? जी बिल्कुल, अदालती निज़ाम पे सवाल भी उठता है, इसकी साख भी खराब होती है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये एक जानबूझ के इस तरह क्यों करते हैं। मसलन अभी हमने कई दफ़ा आपके साथ प्रोग्राम भी किया और ये बात की कि ज़मान पार्क से लाहौर हाई कोर्ट का फासला गाड़ी पे अगर है तो वो 5 मिनट का है, लेकिन अगर 6 घंटों में वो तय हो और एक लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं रात 8 बजे तक इंतजार करें तो उसको क्या कहेंगे। कल से ये मैं बात सुन रहा हूँ कि नैब का प्रोसिक्यूटर जी 3-4 घंटे वो इंतजार करता रहा, लेकिन जो जज हाई कोर्ट के इंतजार करते रहे उनके बारे में आप क्या कहते हैं। तो ये सारी चीजें मैनेज हैं, ये सारी चीजें सारा इस तरह है। और यकीनन आम आदमी ये सोचने पे मजबूर होता है कि मेरे साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन होती है, और ये डिस्क्रिमिनेशन जब तक होगी हम इस इंसाफ के निज़ाम को एक आइडियल निज़ाम तसव्वुर नहीं करेंगे। अभी मोहतरमा आरफा नूर साहबा फरमा रही थी कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये जो पिटीशन फाइल की है ये इतने डिले से क्यों की है, इसमें भी एक हिकमत है देर से डिले फाइल करने की। आप ये देखें कि 21 अक्टूबर डेट है उनके आने की, और ये वो दिन रखा गया है जिस दिन हाई कोर्ट काम नहीं करती, नॉन फंक्शनल होती है, जजेस साहबान कोर्ट वर्क नहीं करते। तो जब उन्होंने सरेंडर करने की बात कहनी है, और अगर हाई कोर्ट से ये सवाल आ जाता जी कि 21 को आप सरेंडर करें, तो जाहिर है वो 21 को हाई कोर्ट नहीं होगी तो उन्होंने कहना है 23 को आ जाए या 24 को आ जाए। तो ला महला तौर पे वही डेट जो 23 या 24 वो मांग रहे थे, 24 उनको दे दी गई। तो ये सारी चीजें, ये मैं समझता हूँ कि ये मियां नवाज शरीफ साहब की कानूनी टीम ने बड़ी हिकमत के साथ ये मैनेज किया है कि अगर 2 दिन पहले उन्होंने फाइल करके ये रिलीफ लिया है तो 21 को नॉन फंक्शनल होने का रिलीफ उनको मिला है। ठीक है। ऑब्वियसली उनकी हिकमत तो है, लेकिन उनकी हिकमत उल्टी भी पड़ सकती थी ना। अगर जज साहब ये पिटीशन लेते ही ना, कहते हैं कि 1 हफ्ते के बाद हम लेंगे, या कोई एतराज़ लगा देते, तो उस सूरत में आप समझते हैं कि उनके लिए मसाइल हो सकते थे। एतराज़ भी तो लग सकता था, जिस तरह बायोमेट्रिक के ऊपर खान साहब के ऊपर लगा था कि आप आएँ और ख़ुद बायोमेट्रिक करें, या कोई भी एतराज़ लग सकता था। इंटरेस्टिंगली कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और जहां तक बायोमेट्रिक का तल्लक है, मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो पिटीशन फाइल की थी पीटीआई के चेयरमैन साहब ने, वो अपने नाम से की थी, और वो आई थिंक वो बेल के हवाले से आए थे, प्री अरेस्ट बेल इन पर्सन। ठीक। तो ये जो दायर की गई, एडमिटेडली मियां साहब बैरून मुल्क है, तो किसी के थ्रू जो है वो है, और वो थ्रू अता तारड़, तो जिसके थ्रू की गई है उसकी बायोमेट्रिक हुई है। तो शायद ये ऑब्जेक्शन इस वक्त उन पे नहीं लिया गया। बहरहाल ये एक यूनिक किस्म का केस अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है। अच्छा सायरा बानो साहिबा, ऑब्वियसली ये लीगल बहस तो चलती रहेगी, कानूनदान अपनी अपनी राय का इजहार करते रहेंगे, लेकिन इससे अब सियासत कितनी तब्दील होगी? इस वक्त जो माहौल है मुल्क के अंदर, मियां साहब की वापसी की तैयारियां हो रही हैं, सिंध से भी काफिले आ रहे हैं, बल्कि यहाँ तक हमने देखा कि बरतानिया में जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने जिस तरीके से उनको बयानियाँ दे के भेजा, इस्तकबाल जो है उनका वहाँ से एक तरह से उनका प्रोटोकॉल दे के उनको भेजा, तो आपको लगता है कि अब ये सियासत के ऊपर भी इसके गहरे असर पड़ेंगे, ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं इनकी वजह से? अख्तर काज़ी साहब, मैं आपको अपना तज्जिया बताऊं, मुझे यहाँ पर सियासत और जमहूरियत है कहाँ। मैं तो 5 साल से यहाँ पर हूँ, मैं तो यही इतना ही मेरा जो सामने आंखों देखा तजर्बा है वो ये है, और बाकी ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह वो तो पता था, देखते होते थे सारा कुछ ये वो। तो ये दोनों चीजें हैं कहाँ। आपने कहा सियासत के इसके ऊपर असरात पड़ेंगे, सियासतदान तो यहाँ पर है ही नहीं। मैं बार बार एक लफ्ज बोल रही हूँ, 1960 के बाद
वो क्या कह रहे हैं कि एक अताई सियासतदान बनाए गए, यहाँ पर सियासी क़यादत तो पनपने ही नहीं दी। अब आपने कहा क्या असरात पड़ेंगे? असरात नहीं, अब भाव लगेंगे, अब वो सब चीजें सामने होंगी। वो कहते हैं ना कि डील होगी, पत्ते फेंक के जाएंगे, और अब ये नहीं पता कि कौन ब्लाइंड खेलेगा इसमें। और जोड़ तोड़ अगर वो कर ही लिया है इरादा उनको तख्त पे बिठाने का, तो फिर जो दूसरी पार्टी से, जिसमें मैं आपको अपनी पार्टी का भी कहती हूँ, जाहिर है सिंध में तो हम हैं बड़ी पार्टी, बट ये कि पूरे पाकिस्तान की पार्टी तो नहीं है, सिंध लेवल तक की पार्टी है, JUI होगी, MKM होगी, ये होगी, तो फिर उस किनारे लगाया जाएगा। तो अब ये देखा जाएगा कि किस पलड़े का वजन ज्यादा वो है, मतलब मैक्सिमम वो जाहिर बनाना है तो आपको इतनी अक्सरियत भी तो चाहिए। अब फिर यहाँ से मामला देखने होंगे कि पीपल्स पार्टी का क्या इसमें रोल होगा। क्या आया पीपल्स पार्टी को वापस, कोई बच्चा अगर रो रहा होता है तो उसको बंदा लॉलीपॉप पकड़ाते कि ये तू तो चुप कर, तो वापस से क्या सिंध की चूसनी मुंह में डाल दी जाएगी कि ये रो मत, ये सिंध तक अभी बैठो, उसके बाद देखा जाएगा। तो बाकी ऐसे ही होगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई बीच में कोई बहुत वो निकलेगा, और जो वो क्या कहते हैं कि मैन ऑफ वर्ड्स होते हैं, या कोई वो वैसा कुछ नहीं होगा। बस हर कोई अपनी खाल बचाएगा, और ये सारी जोड़ तोड़ भाव ताव होगा। वैसे कहते हैं अख्तर साहब, मैंने तो हजरत अली करमुल्लाह वजह के उससे सुना था कि इल्म और अदब का जो दरवाजा है वो बहुत छोटा है ना, आपको अदब से सर झुका के गुजरना पड़ेगा, लेकिन ये जो उस तख्त तक जाने का जो दरवाजा है वो भी बहुत छोटा है, उसमें भी आपको गर्दन झुका कर अंदर जाना पड़ता है। अकड़ी गर्दन या तो कट जाती है या दालान के नीचे से घसीट के निकाल लिया जाता है। ठीक है। ऑब्वियसली आप जिस तरह आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, पीपल्स पार्टी वाले भी खुल के इसके ऊपर इतराज़ात भी कर रहे हैं। बिलावल साहब ने भी गिला शिकवा, एक शख्सियत का उन्होंने जिक्र भी किया, ऑल्दो कि मियाँ साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक शख्सियत की वजह से जमहूरियत ऑन होल्ड है, आइन ऑन होल्ड है, इलेक्शंस नहीं हो रहे। अब वो यकीनन किसके ऊपर गिला कर रहे हैं? अपने साबका इत्तेहादी नवाज शरीफ साहब के ऊपर, साबका इत्तेहादी जमात PMLN के ऊपर वो ये गिले शिकवे कर रहे हैं। अच्छा आरफा, बिलावल साहब ने कहा है कि लंदन से निज़ाम नहीं चल सकता, आपको इस मुल्क में आना पड़ेगा, और एक शख्सियत की वजह से बुनियादी तौर पे आइन, कानून, जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा इशू है, जब बिलावल साहब वजीर खारजा थे और पूरी दुनिया में घूम फिर रहे थे, उस वक्त काबीना लंदन जाती होती थी और काबीना मुशावरत करती थी हर मामले में लंदन जाके। उस वक्त बिलावल साहब ने कभी कंप्लेन नहीं की, अब वो क्यों ये कंप्लेन कर रहे हैं? सर उस वक्त वो पाकिस्तान में ही नहीं थे, उनको पता क्या था कि कैबिनेट की मीटिंग्स का हो रही हैं? वो तो सारा वक्त वजीर खारजा बने हुए सारे मुल्क के दुनिया के दौरे कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में उस वक्त उनको मालूम ही नहीं पता हुआ कि हो क्या रहा है और कैबिनेट जो है वो कहाँ से इंस्ट्रक्शंस दे रही है। पर वही वाली बात कि हम सबके एक जैसे मसाइल हैं, ना हम नाम ले सकते हैं ना सियासतदान बेचारे नाम ले सकते, तो इवेंचुअली एक दूसरे पे ही हम बात डालते रहते हैं। आप कह देंगे कि मैं बहुत सेंसरशिप करती हूँ, बिलावल साहब जो है वो PMLN पे डाल देते हैं बात, मतलब अब इससे ज्यादा हम कर क्या सकते हैं? वही ना, जिसको अमिताभ बच्चन ने कहा था ना कि ये जीना भी कोई जीना है क्या प्यारे। हाल हमारा यही है। पर जीना वो है ना, जीना तो ऐसे ही पड़ेगा। पर इशू ये है कि क्या बिलावल साहब ने भांप लिया है कि हमारे लिए स्पेस थोड़ी कम हो रही है, ये स्पेस को रीगेन करने का तरीका है कि अपनी तरफ तवज्जो करवाने का तरीका है? सर शोर तो सभी सियासतदान मचाते हैं, पावर टॉक्स टू पावर वाला जो फलसफा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जब बड़े जलसे करती थी वो इसी बेसिस पे करती थी ना, और PMLN भी यही करती थी कि जी आप अपनी सपोर्ट दिखाएंगे तो फिर अगले भी कहेंगे कि इनको संजीदगी से लेना है, इनसे बात करनी है। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें ये नहीं मालूम कि इन चॉइसेस में से कौन सी वाली चॉइस को वो एक्सेप्ट करेंगे, और करेंगे भी तो कितनी देर के लिए करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे ये हमने देखा 2018 में एक चॉइस हुई, मगर 2021 या 22 तक वो तब्दील हो गई। अब अगर हम PMLN की बातों पे जाएं तो वो तो कहते हैं कि वो 19 तक ही हो गया था, वो बीच में कोविड ना आता तो ये कहानी इतनी भी ना चलती, पहले खत्म हो जानी थी। कल वो हमारे साथ मंसूर अली खान साहब हमारे प्रोग्राम में थे, तो वो ये कह रहे थे कि जो PMLN का रिलेशनशिप था ना, वो बुनियादी तौर पे पहली शादी थी, और वो जो है वो उसका दोबारा नया एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश तो की गई लेकिन वो चल ना सकी। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है
कि सियासत के अंदर हर कुछ सालों के बाद हमें लगता है कि अब कोई नया फेवरेट आ गया। एक ज़माने में अगर आप चंद माह पीछे चले जाएं तो बिलावल साहब के हवाले से भी बड़ी खबरें होती थी कि वो बड़े फेवरेट हैं और अगले वज़ीर आज़म वो होंगे हमारे। अच्छा, हसन रज़ा पाशा साहब, अब जो बिलावल साहब का गिला है इलेक्शंस के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, उसमें वज़न ज़रूर है। और आज मोज़ेस चीफ जस्टिस साहब ने एक मुकदमे की समाअत के दौरान कहा कि आने वाले दिनों में बड़े इंपॉर्टेंट मुकदमों की समाअत मुकर्रर हो सकती है, जिसमें फौजी अदालतों वाला मामला है और इंतखाबात का मामला है। तो आप क्या पाकिस्तान बार कौंसिल चाहेगी कि ये जो मुकदमात हैं इनकी जल्द से जल्द समाअत हो? जी बिल्कुल होनी चाहिए। बड़े इंपॉर्टेंट मुकदमात हैं और स्टार्ट में इस वजह से फिक्स नहीं हो सके कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे फैसला आना था, और आपको पता है कि किस तरीके से वो पहला केस ही वो लगाया गया ताकि जो बेंचेस की तश्कील है उसके हवाले से एक पैटर्न सेट हो सके। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया। अब यकीनन जो मिलिट्री कोर्ट्स वाले और इलेक्शन वाले केसेस हैं उनकी फिक्सेशन होनी है और होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि प्रायोरिटी बेस पे जनाब चीफ जस्टिस साहब को इन दोनों केसेस को टेक अप करना चाहिए ताकि जो इस वक्त मुल्क में बेयकीनी की फजा है वो खत्म हो सके, क्योंकि इलेक्शन होना जरूरी है और हर सूरत होने चाहिए। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होनी। ये एक है तो रूटीन के अल्फाज जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि इलेक्शन के बगैर मुल्क आगे सही तरीके से चल नहीं सकता। ठीक। अच्छा सर, आम सिविलियंस का जो फौजी अदालतों में मुकदमात वाला मसला है उसके ऊपर पाकिस्तान बार कौंसिल का प्रिंसिपल स्टांस क्या है? कि आप समझते हैं कि ये कतन नहीं होना चाहिए या फिर किसी जगह पे थोड़ी बहुत गुंजाइश दी जा सकती है कि जहां पे किसी शख्स ने कोई ऐसी हरकत की हो उसका वहां पे मुकदमा चल सकता है? देखिए, हमारा तो डे वन से प्रिंसिपल स्टांस यही है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए, और हम इस बात को तनकीद का निशाना मुसलसल बना रहे हैं और ये मुतालबा करते चले आ रहे हैं कि ये केसेस जो हैं ये ऑर्डिनरी कोर्ट में चलाएं, और अगर जल्द फैसला करवाने हैं तो जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उनके एक्ट में लिखा है कि 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करें। ये तो कोई बात ही कोई नहीं है कि उन्होंने वो डिले करें। हाँ, अगर इम्प्लीमेंटेशन आपने अपने लॉ की करानी है तो उधर करा लें, बजाय इसके कि मिलिट्री कोर्ट्स में करा के आप सारे जो ट्रायल है उसको मशकूक क्यों बनाना चाहते हैं, उसको एतराज के काबिल क्यों बनाते हैं? ठीक है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसको भेज दें, वहां ही फैसला करवा लें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, पाकिस्तान बार कौंसिल ने सर एहतजाज की बात भी की थी कि अगर इंतखाबात वक्त पे नहीं होते तो हम एहतजाज भी करेंगे। तो अभी भी कोई उस तरह का कोई इरादा है आप लोगों का? जी बिल्कुल, अभी हम केस फिक्सेशन का इंतजार कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मेन जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज है। इंतखाबात होने की सूरत में पॉलिटिकल पार्टीज ने जाना है असेंबलीज में। हम जब भी वो बैक फुट पे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वकला तहरीक चलाएं। वकला तहरीक किस लिए चलाएं, मुझे ये बता दें आप। हम ठीक है, हम आइन की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जब भी कोई ऐसा पॉलिटिकल कोई खिलाफ पैदा हो तो वकला तहरीक शुरू कर दें। लेकिन आए पॉलिटिकल पार्टीज आगे बढ़े, हम उनके शाना काम करेंगे। आइन की जब बात होगी, कानून की बात होगी, हम उनके साथ होंगे और अव्वल दस्ते के तौर पे होंगे। लेकिन इस वक्त हम ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा सायरा बानो साहिबा, ये जो लाडला वाला नैरेटिव है कि एक लाडला था सिस्टम उसको लेके आया और अब वो लाडला तब्दील हो रहा है, ये कहा जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि ये जो सफ़र है जो लाडले से शुरू हुआ था अब ये अनोखे लाडले पे आ गया, कि ऐसा अनोखा लाडला जिसको पाकिस्तान का हाई कमिश्नर जो है वो लंदन में प्रोटोकॉल दे रहा है, जिसको अदालतें 24 घंटे के अंदर इस किस्म का रिलीफ दे रही हैं। तो आपको लगता है कि ये जो लाडलों का सफ़र है ये इसी तरह जारी रहेगा या इसमें कभी ना कभी कोई ना कोई कहीं पे ब्रेक भी लगेगी? जी, अभी ये कह रहे थे ना कि वो वकील ही क्यों चलाए तहरीक ना, ये तो फैसले भी तो अदालतें देंदी है ना, जरा कम उठा किता उसको सीधा भी तो खुद ही करना होता है ना, इसीलिए सियासतदान मदद मांगते हैं। और
दूसरा 2-3 चीजें लिखी थी जी। लाडला से हम आंखों के तारे तो हुए थे, हाँ 30 साल से आंखों के तारे थे। अब तो मामला आगे बढ़ेगा, जैसे राज दुलारा, जिगर का टुकड़ा, कुछ ऐसे ही होगा। तो मतलब अब ये टर्म अब ये जो यूज की है तो अब वही बात है कि घूम फिर के वापस उनके ऊपर आ गई है। अब तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, फिर अभी इलेक्शन की बात हो रही थी, आपने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए। जी जी, मतलब होने चाहिए, क्यों मुल्क को कौम का पैसा और वक्त का जिया कर रहे हैं, क्यों खानदानों में लड़ाई भी डलवा। मैं तो कहती हूँ वो पर्चियां डाल ले, किसके नाम वजीर आजम का पूरा निकलता। बचपन में कहते थे ना, क्या लगते तो, कुछ ऐसे था ना, वजीर आजम नहीं, बादशाह वजीर चोर सिपाही, ऐसे करके पर्ची डाल रहे। जिसके हाथ में वजीर आजम की पर्ची है वो वजीर आजम होगा, कोई सदर होगा, और उसके बाद वजारत आपस में बांट लें। आपने और मैंने क्या कहना है, इसमें भी कोई ना कोई शिक या कोई हम बीच में सुकुम ढूंढ लेंगे। ये सारी चीजें बस ऐसे ही हैं। अब वही बात है कि जैसे उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा ना बोल भी नहीं सकते और कुछ कह भी नहीं सकते, क्या वो शर्म, झिझक, परेशानी है या दहशत, खौफ, नादानी है, समझ नहीं आ रही। तो बस जो चल रहा है बस ऐसे चलाते रहे। मैं तो इलेक्शन, मुझे तो हंसी आ रही है कि क्यों जी जी, ये सारा कुछ वो होगा और वापस से 40 आप कह रही हैं कि पर्चियों पे ही मामलात को चलाया जाए। वैसे तो काकड़ साहब भी पर्ची पे आए हैं। बड़े मजे की चीज थी अख्तर साहब के वो 125 होंडा 125 पे 125 की स्पीड पे बिरयानी का शॉपर लटका के जन्नत की तरफ गामजन होती हुई आवाम, ऐसे कोई हमें बताए। क्योंकि हम तो वो भी नमाज भी पढ़ते हैं ना कि 2 नफल पढ़ ले तो 80 साल के जो गुनाह है वो माफ हो जाएंगे। कुछ और अच्छी सी ऑफर दे और उसके बाद अल्लाह खैर सल्लम कि बाबी अब आप आपको जन्नत की नबी सवाब दारैन हासिल करें। तो अगर ऐसे बिठा दें तो उसके बाद ये कि फिर जो बंदा जन्नत में जाएगा वो अपने साथ 5 लोग भी ले जा सकता है। कुछ ऐसी हमें पुरकशिश ऑफर दे और ऐसे ही लाके बिठा दे, छोड़ दें इलेक्शन का करार, ना जाया करें। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि ये कह रही हैं कि पर्चियां डाल लें ना। अभी ये जो अभी इस वक्त जो निगरान सेटअप है उसमें भी कहा गया, राजा रियाज साहब ने कहा कि मैंने पर्ची पे नाम लिख के दिया था और मैंने नाम दिया था और काकड़ साहब उस सुनाए थे। अब जो भी है, राजा साहब ने ये नहीं बताया कि उनके जो नाम लिख के पर्ची पे किसने दिया था, मैंने नाम दिया था और मैंने बताया, तो इसलिए ये काकड़ साहब है। अब देखें जो भी है, अच्छी है बुरी है, पाकिस्तान में जमहूरियत तो है, ठीक है। अब ये जो जमहूरी निज़ाम है, अब इसी जमहूरी निज़ाम के अंदर रहते हुए आप स्ट्रगल करते हैं, अपने लिए गुंजाइश बनाते हैं। लेकिन अब जो जिस तरह का निज़ाम चल रहा है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उसमें आपको लगता है कि अदालत की तरफ लोग ज़्यादा देखेंगे? काजी फायज़ ईसा साहब ने जो इशारा किया, फौजी अदालतों का मामला हो जाए, इंतखाबात का मामला हो जाए, हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो मुकदमात हम सुप्रीम कोर्ट में देखें। तो आपको लगता है कि अब जमहूरियत की मजबूती का सफ़र अदालत से जो है होके गुजरेगा? इफ़ आई कैन, पहले मैं, हसन रजा साहब ने भी थोड़ी देर पहले जो आपने सवाल पूछा, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को सामने आना चाहिए। तो मैं वैसे हसन साहब से उस वक्त पूछना चाह रही थी कि 2006-07 में जब इन्होंने वुकला की तहरीक शुरू की थी तो तब तो वुकला ने कोई नहीं इंतजार किया था सियासी जमातों का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर नहीं तो क्या वो चीफ जस्टिस साहब भी इसी, ये प्रिंसिपल्स तो सर यही थे ना कि जमहूरियत है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर अगर आज हमने एक डिक्टेटर को, चीफ जस्टिस को निकालने दिया तो फिर कहाँ बात जाके रुकेगी? वो एवरीथिंग वाज लिंक्ड टू इट। आज वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज पहले निकलें और उसके बाद वुकला आएंगे, तो तब क्या हुआ था? इट इज़ ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम थिंग। मेरे ख्याल में जो आप जिक्र करें ना कि जमहूरियत कहाँ खड़ी है, ये स्टेटमेंट भी उसी का हिस्सा है कि हर किसी को ये लगता है कि इलेक्शन 90 दिन में ना हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा या जिम्मेदारी किसी और की है। ये दिस इज सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। मेरे ख्याल में, मैं ये नहीं कहती कि वुकला की एक अकेली जिम्मेदारी है, मगर ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि ये पहले पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी भी है, मेरी भी है और वुकला तंजीमों की भी है। और जमहूरियत की मजबूती का सफर अदालत से होकर गुजरेगा। जमहूरियत देखें, इसके अंदर जमहूरियत तो जो हमारे यहाँ चलती है उसके अप्स एंड डाउन आते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट यहाँ मेरे ख्याल में काजी साहब जो है उनकी लेगेसी का भी यहाँ इशू है। उनके पास सिर्फ साल है, अगर उस साल के अंदर वो ये केसेस नहीं सुनते
तो दिस इज़ हाउ हिज लेगेसी इज़ गोइंग टू बी डिसाइडेड। आई थिंक ये बहुत अहम है ये सोचना, ये करना। बंदयाल साहब की तो जो लेगेसी गुजर गई वो तारीख लिखेगी, बट काजी फायज़ ईसा साहब भी एक आए तो है ना एक रेप्यूटेशन के साथ। फैज़ाबाद केस है, उनके ऊपर एक रेफरेंस है, एक उनकी रेप्यूटेशन है। अब इसके साथ वो आए और उसके बाद उनके टेन्योर में इलेक्शंस ना हो या मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स हो जाएं और उनके पास पिटिशंस रहें और वो उन पिटिशंस को ना सुने, तो तारीख फिर उसके ऊपर जो फैसला करेगी वो हमसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और उनको मालूम है कि वो फैसला क्या होगा। तो आई थिंक फॉर काजी फायज़ ईसा साहब इट्स ऑल्सो अ मैटर ऑफ हिज लेगेसी। सारा बानो साहिबा, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? जी बस ये जल्दी जल्दी दो बातें अगर ये मुझे दे रहे हैं। बात आप इतनी जमहूरियत कर रहे हैं, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से पूछती हूँ कौन सी जमहूरियत किस सन से स्टार्ट हुई थी? मुझे उसका पैदाइश बताए, मैं लिखूं प्लीज। वो यूनान में हुई थी। अय्यूब खान के दौर के बाद जो जमहूरियत हुई, आप उसकी बात कर रहे हैं या जानत के बाद की बात कर रहे हैं या मुशर्रफ साहब के दौर के बाद की एक पार्टी बनी वो, या 2018 के बाद की बात कर रहे हैं? ये तो हमेशा कंधे पे लाठी पकड़ कर आए। जमहूरियत केड़ी, मुझे भी तो पता चले कौन सी जमहूरियत, डैडी अबू अंकल कहने के बाद वाली जमहूरियत कौन सी जमहूरियत? क्योंकि मुझे मतलब पूछना है। मैंने अभी किसी से पूछा, उन्होंने मुझे बताया, कहा लिख लिया। बहुत पहले की बात है, मैंने क्या लिख लिया? क्या लिखा? मैंने कहा फॉर द पीपल, बाय द पीपल। उसने कहा FAR लिखो और बाय नहीं लिखो, BUY लिखो। तो मुझे तो समझ ही नहीं आई, मैं तो BY लिख रही थी, फॉर द पीपल बाय द पीपल, लेकिन वो फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो ये कैसे? अभी आपने ATC कोर्ट का कहा, तो अब ATC कोर्ट में पीछे मुकदमा चला दी तो बंदे बहुत थोड़े रह गए, क्योंकि बाकी सब ने तो क्या कहते हैं वो स्नान कर लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, गंगा मैया में डुबकी लगा ली। तो ये जो बाकी जो तौबा ताइब होके तबाह ताबईन की पार्टी में गए हैं, तो क्या वो ATC कोर्ट में उनका नाम, ये फारूक हबीब, उस्मान डार, ताकत अब्बासी, असद उमर साहब और किसने किया था, चौहान, ये सब इसमें आएंगे? हालांकि आपको हमारे पास वीडियोस हैं, तो उन्होंने बड़ा 9 मई को कहा कि अहलियाने जहांगीर फैसलाबाद और पिंडी वाले तुम लोग अपने घर में नहीं रहना। तो क्या इन पर नहीं चलेगा मुकदमा? जो 5-6 बेचारे जिनकी पतली गर्दनें, उनके ऊपर मुकदमा चलेगा? 3-4 औरतें रह गई हैं, कल एक की जमानत हो गई है, खुफिया तौर पर एक ऐसा कुछ हुआ है, तो मुकदमा किस पे चलना है? ये मेरे 2-3 सवाल है। एक तो मुझे जमहूरियत की तारीख है पैदाइश और उस जमहूरियत का सारा वो बता दें कि जमहूरियत ने क्या क्या काम किए, और ATC कोर्ट में किसका मुकदमा चलेगा, और ये जिन्होंने माफी मांगी है क्या ये भी ATC कोर्ट में मुकदमे चलाएंगे या ऐसे ही घूमते फिरते रहेंगे? क्योंकि मैंने कराची में लोगों को घूमते देखा है। अच्छा, आजकल काफ़ी जगहों पे लोग घूम फिर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आइन और कानून की कोई भी जंग लड़े, चाहे वो सियासी जमातें लड़ें या वकला लड़ें, उनकी जंग लड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर या दुनियावी माशरे के अंदर जो कमज़ोर तबकात होते हैं, जो किसी भी तबके से उनका ताल्लुक हो, चाहे वो अक़लियत से हो, चाहे किसी और कोई सियासी अक़लियत से हो, या फिर हमारे जैसे जो लोग होते हैं जो सहाफ़ी हैं, दीगर जगहों पे काम करते हैं, उनकी ताकत क्या होती है? उनकी ताकत सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून होता है। तो इसमें किसी को इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि सियासतदान ये जंग लड़ें या वकला ये जंग लड़ें, और इसी वजह से जो वकला होते हैं, जो वकला बरादरी है, उनके ऊपर हमेशा सबकी नज़रें होती हैं कि ये ऑफिसर हैं, लॉ के ऑफिसर हैं, ये आइन को समझते हैं, ये अदालत के मामलात को समझते हैं, तो ये आइन के ज़रिए, अदालत के ज़रिए लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस वजह से ये चीज़ बार बार वकला से कही जाती है। और यहाँ पे भी जिस तरह हसन रज़ा पाशा साहब से कह रहे थे कि आप लोग क्या करेंगे, वकला क्या करेंगे, वो किस तरह चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे। अच्छा आरफा, हमने देखा कि हालिया दिनों में कुछ राब्ते वगैरह भी हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि सदर मुमलिकत भी मुतहरिक हो गए हैं, उन्होंने PTI की कुछ लोगों से मुलाकातें भी की। आपको लगता है कि इस मौके पे कोई नई चीज़ सामने आएगी, कोई नई डील सामने आएगी, कोई मुफाहमत हो जाएगी, तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलेगा, या अब जो है ना पानी गुजर चुका है पुल के ऊपर से, इट्स टू लेट? मेरे पास कोई खबर नहीं है, मुझे कभी कोई कुछ नहीं बताता। मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेजॉरिटी लोग खबरें दे रहे होते हैं उनके पास भी नहीं होती है। चले, मैं आई जस्ट वांट टू बी डिफरेंट। मैं मान रही हूँ कि भाई मुझे कोई कुछ नहीं बताता, इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अतहर साहब, जब तक हम ये करेंगे नहीं ना, कोई कोर्स करेक्शन नहीं होगी मुल्क की। देखिए, हमने अगर मईशत को ठीक करना है तो हमें ये लड़ाई जो है इसको साइड पे रखना पड़ेगा
और सब इकट्ठे होकर आगे बढ़ेंगे। 2018 में भी हमने हुकूमत बना के देख ली एक, जिसमें जो पार्टीज थी, कुछ प्लेयर्स थे, उनको बाहर रखा, उस हुकूमत से नहीं मसले हल हुए। फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर लिया, दूसरी साइड को पावर में ले आए, एक जमात को बाहर रखा, फिर भी कोई फैसले नहीं हुए। तो अब मुझे आप बताएं कि ये जो अगर हमारा तजुर्बा पिछले 5 साल का रहा है, तो अब अगर कोई मुझे कहे कि अगले इलेक्शन में भी हम इसी फॉर्मूले को रिपीट करेंगे और फिर उसके बाद सडनली हम इकोनॉमी पे वो फैसले मईशत पे कर लेंगे जो हमने पहले नहीं किए और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अक्ल नहीं मानती। हमें सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा, सब पार्टीज को, फिर ही मसला हल होगा। ये जो साइकिल ऑफ रिवेंज हमने बना लिया, मुझे नहीं मालूम इसकी उर्दू क्या होगी, कि कभी इंतकाम की साइकिल, हाँ इंतकाम सर्कल, इस साइकिल सर्कल जो सर्कस ही बन गया अब तो, मतलब के तो इसमें नहीं कोई मसला हल होगा। हम हर दफ़े कोशिश करते हैं, इकोनॉमी और मईशत जो है वो और बदतर होती चली जा रही है। सो अगर इसको ठीक करना है और लोगों की खातिर ठीक करना है, तो फिर ये सब तमाशा एक तरफ रखना पड़ेगा। किसी कोई मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करता जहाँ पता नहीं होता कि आज कोर्ट ने क्या फैसला करना है, और कोर्ट ने फैसला किया तो अगले मानेंगे, और अगर कोई मानेंगे नहीं तो कभी कोई जेल में होगा, कभी कोई, कौन फैसले करेगा? हु इज गोइंग टू टेक द रिस्क? ठीक है। अच्छा साहिरा बानो साहिबा, ये कल भी इसका हम जिक्र कर रहे थे कि ऑब्वियसली जिस तरह अभी आरफा नूर साहिबा ने फरमाया कि इस्तेहकाम नहीं आ रहा, वो स्टेबिलिटी जिसका बार बार जिक्र होता है, जिसको मईशत के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए कि हम देखते हैं कि हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें चली जाती हैं। इसी तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ की PTI की जो हुकूमत थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, वो चले गए, एक बहुत बड़ा सियासी इत्तेहाद हुकूमत में आया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो है मुल्क के अंदर इस्तेहकाम क्यों नहीं आ रहा? इस्तेहकाम जी, इस्तेहकाम तो जब मुझे पता ही नहीं होगा कि मेरा क्या काम है, मुझे वो काम मैं आजादी से कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, तो इस्तेहकाम कैसे आएगा? एक घर में नहीं आ सकता तो आप मुल्क की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि मेरे बावर्ची और ड्राइवर में लड़ाई हो गई थी कि बावर्ची ने कहा था कि तुम मेरे किचन में नहीं आओगे, मगर वो आके बीच में देखता है मामला, तो फिर मैंने उनको बोला कि बेटा जिसका जो जो काम है वो अपना वो काम करे, एक दूसरे के मामला में दखल मत देना। तो फिर कहीं जाके मामला सेटल हुआ। समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ। अपने काम आपको अपने काम करने की आजादी होगी तो इस्तेहकाम भी आएगा, उस घर में भी सुकून खुशी होती है कि अगर शौहर का काम घर से बाहर निकल के कमाना, या औरत घर के सुकून का ख्याल रखती है, बच्चे का करती है। अगर ये थोड़ा सा भी ऐसे बैलेंस नहीं होता तो फिर काफी प्रॉब्लम्स होती है घर के अंदर। तो हर कोई अपने अपने दायरा कार में रहे। जैसे आरफा साहिबा ने कहा कि अब ये वक्त दायरा में बदला लेने का नहीं है, कि वो कहते हैं ना इंतकाम की मूरत, ऐसी कुछ कहानियां पढ़ते होते ना बचपन में, इसका इंतकाम उसका इंतकाम, तो वो नहीं होना चाहिए। एक टेबल पे बैठना चाहिए, लेकिन सिर्फ सियासतदानों को नहीं बैठना चाहिए, इसमें आपकी अदलिया को भी बैठना चाहिए, इसमें ब्यूरोक्रेसी को भी बैठना चाहिए, इसमें मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को भी बैठना चाहिए, और सहाफी हजरात उनको भी बैठना चाहिए, और हर किसी को अपने अपने दायरा कार में काम करने का। और ये सब तक बैठ के ये वाला चार्टर साइन नहीं करेंगे कि मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता, कि एक सब को ये भी अपनी वो करें। लेकिन ये नहीं होता ना कि अगर कोई एक जमात स्टैंड लेने की कोशिश करती है तो वो कहते हैं ना कि वो एक शेर भी है कि मुर्शद किथे गया, और पता चला एक पार्टी खड़ी है दूसरी थले लेटी हुई, ओए उठ जा तू मेरे नाल खड़े होना था। तो जब तक ये नहीं होगा इस्तेहकाम नहीं आएगा। जी अच्छा, इस्तेहकाम की आप बात कर रही हैं कि बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं, उनको ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको कोई ऐसी ऑफर हुई? और दूसरा, आपकी जमात में क्यों नहीं लोग आ रहे? जो बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, आपकी जमात भी तो एक बड़ी जमात है, एक बड़ा इत्तेहाद है, GDA, उसमें क्यों नहीं लोग शामिल हो रहे? जी, सिंध में तो बड़ी जमात है, और आप अगर हम अपने शुरू से अपने क्या कहते हैं मेंबरान ले ले तो पीपल्स पार्टी के पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी का अगर नाम देखें तो आप पीपल्स पार्टी PPP फंक्शनल कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग गए हैं। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और सुना उनका दफ्तर उसी वक्त खुलता है जब किसी ने शमूलियत इख्तियार करनी होती है, उस दिन वो ऑफिस खुलता है। तो नहीं जी, अभी तक तो कोई नहीं। मैं तो अपने उस एंड से मैं बता रही हूँ कि पता नहीं हमें किस तरफ आंका जाएगा, कौन आता है, क्योंकि जब वो कहते हैं ना चढ़ते सूरज को सलाम होता है, जिस तरफ पावर होती है लोग उसी तरफ जाते हैं।
तो सिंध में तो अभी यही है ना कि 2 पार्टीज ही हैं, मुस्लिम लीग फंक्शनल, जो कि हमने छोटी छोटी पार्टियों को एक इत्तेहाद बना के ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया, लेकिन जाहिर है 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत, फिर थोड़ा सा आशीर्वाद भी, इन सब बातों में आप मलिक रियाज साहब को भूल गए। हमारे यहाँ टाइमिंग्स की बहुत अहमियत है कि कौन सा मुद्दा किस टाइम पे उठाना है, किस टाइम पे नहीं उठाना। अभी आपने कहा था कि आगे भी केसेस लगेंगे, उसमें ये एटीसी वाला भी है, और उसके बाद वो इलेक्शन का जो कि जुलाई में फैसला आया था कि 14 मई में इलेक्शन होने हैं, वो आएगा। और उसके बाद मलिक साहब ने भी एक वो कहते हैं ना कि ललकारा है और शर्त भी रखी है उन्होंने कि किस शराइत पर ये सारा कुछ होगा। आज एक व्लॉग था रऊफ कलासरा साहब का, तो वो फिर उस पे मेरे जहन में एक ही शेर आ रहा था कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। तो बस ये इस किस्म की शर्तें होती हैं हमारी। ठीक, हम हार नहीं है। अच्छा, लेकिन मलिक इस सियासत में मत भूलिएगा कि वो एकदम से उन्होंने इतना बयान दे के, और वो उनके पास तो सुना है कि बहुत बड़े बड़े राज हैं, तो ये भी डायरेक्शन थोड़ी सी राइट लेफ्ट हो सकती है, तकलीफ दी जा सकती है। ठीक, अच्छा आरफा साहब, ऑब्वियसली अब सियासत में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे राज हैं, राज ही राज होते हैं। मैंने कहा ना, या लोगों के पास खबर होती है, राज होती है, मेरे पास ना राज है ना खबर है। नहीं, वो यहाँ पे तो देखें, जब आपकी कौमी सतह की लीडरशिप बैठ के कह रही हो कि मेरे पास बहुत सारे लोगों की वीडियोस हैं और वो बाकायदा इस तरह के बात कर रहे हो, तो फिर तो देखें ये बातें तो होंगी। लेकिन अब इशू इसमें ये है कि अगर चीज़ें इसी तरह नहीं जिस तरह इस वक्त हैं, तो आप क्या समझती हैं कि इंतखाबात जनवरी में हो जाएंगे? जिस अब हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, मियाँ साहब की वापसी, उनको रिलीफ मिलना, ये बुनियादी तौर पे सिग्नल है कि भाई हम इलेक्शंस में जा रहे हैं। जी, आई थिंक अभी कुछ लग तो यही रहा है। जैसे एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर ने मुझे कुछ अरसा पहले कहा, उन्होंने कहा कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे ट्रम्प कार्ड हैं, तो अगर हम ट्रम्प कार्ड अपना खेल दें और उसके बाद इलेक्शंस ना हुए तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी वैलिड पॉइंट। मतलब दे हैव एज मच टू लूज एज एनीबडी एल्स। तो मगर इसका ये मैं मतलब निकालूं कि देयर इज़ नोबडी इन द कंट्री, कोई ऐसा प्लेयर नहीं बच गया जो नहीं चाहता कि इलेक्शंस में और ताख़ीर हो, ये मैं नहीं कह सकती। शायद अब जब, क्योंकि पहले तो हम ये कहते थे ना कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हमेशा इलेक्शन मांगती है, फिर पीपीपी भी बहुत शोर मचा रही है, वो भी कह रही है वक्त पे होने चाहिए। PMLN अलबत्ता जो बड़ी पार्टीज है उसमें से हम कह सकते थे कि एक वाहिद जमात है, फील्ड मांगते थे, इलेक्शन उन्होंने कभी नहीं मांगा। मतलब कि इलेक्शंस पे उनका इतना कोई तारीख के हवाले से कोई इतना वो क्लियर स्टैंड नहीं था। बट अब जब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे, इतनी उन्होंने हाइप क्रिएट किया, अब अगर वो जनवरी में इलेक्शन नहीं होता तो हो सकता है कि वो पार्टी में कुछ लोग खुश हों, मगर हो सकता है कि उनका वो जो भाई ट्रम्प का कार्ड है वो इस्तेमाल हो जाए, उसके बाद वो एक वो हवा निकल जाए गुब्बारे से, तो वो भी परेशान हो। बट एज आई सेड, वी कांट से विद गारंटी कि अब सब जो है इलेक्शन चाहते हैं। अभी भी बहुत से प्लेयर्स हैं, वी डोंट नो व्हाट दे थे, क्या हो सकता है। अच्छा, इसमें सारा बानो साहिबा, अब ये ऑब्वियसली मियाँ साहब अगर वापस आ जाते हैं इलेक्शंस में, वो हिस्सा भी लेंगे और अगले वजीर आजम के वो कैंडिडेट भी हैं। तो जो पिछले वजीर आजम थे शहबाज शरीफ साहब, जिनके साथ आपको भी मौका मिला, आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो उस पार्लियामेंट का हिस्सा थी जहाँ पे राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर थे, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे। वहाँ पे आप ऑब्वियसली उनके खिलाफ तकारीर वगैरह करके उनके लिए थोड़ा सा मतलब कि वो जिसे कहते हैं ना कि माहौल ख़राब करने की भी आप कोशिश करती रहीं। लेकिन आपको वो कहाँ नज़र आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा, अगर मियाँ साहब वजीर आजम के कैंडिडेट होंगे तो? अगर मियाँ साहब होंगे, देखिए अब आगे क्या होता है। अभी मैंने आपको इतने सारे केसेस का बताया, अभी बहुत सारी चीजें निकलेंगी और मियाँ साहब का मतलब आप देखिए, आपने भी मान लिया कि चौथे वजीर आजम बनेंगे, ठीक, कि चौथे वजीर आजम बनने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, अभी वो कहते हैं ना कि इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी इसमें क्या वो होता है क्या नहीं होता। आप शहबाज शरीफ साहब को इतने हल्के में मत लीजिए कि वो कहते हैं ना कि उन्होंने अपने सुगड़ापे से जितनी हमारे दिल में जगह बनाई है, हमारे लिए उनके लिए बहुत मोहब्बत है। तो क्या कहते हैं, उनको आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि है तो सही, शीन और मीम में मसला तो है। ये बिल्कुल आज अब कि उनको कोई नहीं बताता, लेकिन कुछ ना कुछ पता चल जाता है मुझे इधर उधर से। ठीक, तो वो मसला है शीन और मीम के अंदर, क्योंकि वो जाहिर है यहाँ पर यही वही है
कि अगर आप बेनजीर साहिबा के पुराने क्लिप्स देखें तो इनको जो ठीक है मतलब हुकूमत चाहिए तो वो अपना जानशीन मरियम साहिबा को देखते हैं। देखो 6-7 महीने अगर मैं कितना अपने साथ लगा के थोड़े से और अमूर में हो करके और अगला ये होगा, लेकिन उन्होंने भाई को यही बोला कि बेटा तुझे बना तो दिया था 16 महीने, तुमने कभी सोचा था कि तुम अपनी आदमी बनोगे, तो तुम बन गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि छुटती ही नहीं काफिर, तो एक दफा जब खून लग जाता है मुंह को तो वो फिर बंदे को वापस उसी शिकार की तलब होती रहती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब उन्होंने वजारत उज़्मा कर ली है तो यकीनन उनकी ख्वाहिश होगी कि दोबारा वजारत उज़्मा जो है उनको मिले। पर एनीवे आरफा नूर साहिबा, हसन रज़ा पाशा साहब और सायरा बानो साहिबा, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी और जब हम वापस आएंगे अगले हफ्ते उस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी होगी। नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके होंगे। वो नवाज शरीफ साहब जो तकरीबन 4 साल से पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को, पाकिस्तान के कानून को मतलूब थे, अब वो वापस आए। जितनी जल्दी उनको कानूनी राहत मिली वो भी अब हमारी तारीख का हिस्सा है। आपको याद होगा कि पिछले जो 16 माह की हुकूमत थी, PDM और इत्तेहादियों की हुकूमत थी, उसमें भी बहुत सारी शख्सियात वापस आई। इसहाक डार साहब वापस आए और बाकायदा एयरफोर्स के त्यारे पे आए। और मैं सोच रहा था कि अगर इस वक्त भी PDM की हुकूमत होती, उनके इत्तेहादियों की हुकूमत होती, तो हो सकता है कि मियां साहब जब पाकिस्तान की फिजा में दाखिल हो रहे होते तो वहां पे पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे उनका इस्तकबाल करने के लिए उनको वहीं से रिसीव करते। इसलिए कि PDM की हुकूमत थी, जिस तरीके से उन्होंने निज़ाम चलाया वो आपके सामने है। और ये भी मुमकिन था कि हो सकता है कि रेड कारपेट बिछाई जाती मियां साहब के लिए और उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ लाया जाता। और इसकी जिम्मेदारी ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस के अफसरान जो इंतहाई काबिल होते हैं, उनमें से जो सबसे काबिल अफसर हैं डॉक्टर फैसल, जिन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के आइन और कानून का नाम रोशन किया बरतानिया में मियां साहब को प्रोटोकॉल देके, तो हो सकता है कि इस तमाम प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी का इंचार्ज उनको लगा देती PDM की हुकूमत। लेकिन इस वक्त PDM की हुकूमत तो नहीं है, इस तरह की कोई बात तो नहीं है। इस वक्त तो सारे मामलात गैर सियासी हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड है, एक निगरान हुकूमत है जो मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है। तो ऐसी मेरी ख्वाहिश हो सकती है, किसी और की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।